सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, आज आपसे मैं एक बादशाह की कहानी शेयर करूंगी, ज़रा गौर से सुनिएगा। वो बादशाह एक दिन अपने मूज़ और घोड़े पर सवार था। घोड़ा किसी वजह से बिदका मतलब बिगड़ा, तो बादशाह सर के बल ज़मीन पर गिर गया और उसकी गर्दन की हड्डी के मोहरे हिल गए। अब वो गर्दन को हरकत देने के काबिल भी ना रहा। बादशाह सलामत मरीज हो गए तो शोर मच गया। शाही तबीबों ने अपनी तरफ से सर तोड़ कोशिश की, मगर बादशाह को इतना सा भी फ़ायदा नहीं हुआ। अब एक दिन यूनान का एक हकीम बादशाह के पास आया और उसने इतनी महारत से इलाज किया कि बादशाह सलामत तो बिल्कुल ठीक हो गए, फिट हो गए। अब इलाज के बाद हकीम साहब भी अपने वतन लौट गए। लेकिन कुछ अरसे बाद वही हकीम साहब जिसने बादशाह सलामत का इलाज किया था, वो दोबारा बादशाह के वतन में आया तो सलाम के इरादे से शाही दरबार में हाजिर हो गया कि चलें बादशाह सलामत को सलाम करता जाऊं। अब होना क्या चाहिए था नाज़रीन? बिल्कुल वही जो आप सोच रहे हैं कि होना ही चाहिए था कि बादशाह उस हकीम से मरब्बत में, मेहरबानी में मिलता, यानी मरब्बत का या मेहरबानी का बर्ताव या सलूक करता। लेकिन अपने ओहदे, रुतबे या कह लें कि शाही जाहो जलाल में डूबा जो बादशाह है, वो ऐसे बन गया जैसे उस हकीम को शायद कभी मिला ही ना हो, हकीम को जानता ही ना हो। अब बादशाह के उस बिहेवियर से, उस रवैये से हकीम साहब का दिल बहुत ख़राब हुआ। उस रवैये ने हकीम साहब का दिल तोड़ दिया। अब चूंकि वो हकीम थे ना, इसलिए उन्होंने हिकमत से जवाब दिया। वो हकीम साहब बादशाह के दरबार से बाहर आए और एक ग़ुलाम को पास बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें कुछ बीज देता हूँ, बीज इन्हें बादशाह की खिदमत में पेश कर दो। और कहा कि यूनानी हकीम ने जो ये दिए हैं ना, ये बता देना बेशक। अच्छा, अब उसने साथ ये कहा कि इन्हें दहकते अंगारों पर डालकर इनकी धुनी ले जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब गुलाम चूँकि बात जानता था कि इसी हकीम के इलाज से बादशाह सलामत ठीक हुए हैं, जब तमाम तबीब जो हैं वो नाकाम हो चुके थे, तो यही हकीम है जिसने बादशाह को ठीक किया था। सो उसने वो बीज बादशाह को पेश कर दिए और साथ में उनके तमाम फ़वाइद भी गिनवा दिए, बता दिए कि इसके ये फ़वाइद हैं। बस फिर क्या था, बादशाह के हुक्म से फ़ौरन दहकते अंगारे पेश किए गए। अब हुआ क्या, जब बीज अंगारों पर डालकर बादशाह ने धुनी ली तो उसे एक ज़ोरदार छींक आई, जिससे उसकी गर्दन के मोरे फिर से पुरानी हालत में चले गए। बादशाह बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, सिपाही दौड़ाए कि हकीम को गिरफ्तार करके लाओ। बहुत तलाश किया, इसके बावजूद उस हकीम का कुछ पता ना चला और फिर सारी उम्र बादशाह ने ऐसे गुजार दी। ये शेख सादी की हिकायत है, जिनका कहना है कि हमेशा मोहसिन को भलाई के साथ याद रखना चाहिए और फरमाने खुदाबंदी है कि एहसान फरामोश जो शख्स है, एहसान फरामोश शख्स भलाई नहीं पा सकता, कभी भी नहीं। अब नाज़रीन, कुछ ऐसी कहानी है हमारे नवाज शरीफ साहब की, जो लंदन में बैठकर उन्हीं के खिलाफ तबले जंग बजा रहे हैं, जिनकी मेहरबानियों की बदौलत वो इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे। वरना आप तारीख उठाकर देख लें, मियाँ साहब के ख़ानदान में से किसी का दूर दूर तक सियासत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था ना, यानी 2 और 2 को 5 कैसे बनाते हैं, इसी फार्मूले की तलाश ने उन्हें सियासत का रास्ता दिखा दिया। शॉर्टकट की आदत शायद उन्हें पहले से थी, शुरू से थी। सो नवाज शरीफ साहब ने उसी दरबार में हाज़िरी देने को अपना ओढ़ना बिछोड़ना बना लिया, उसी दरबार में हाज़िरी को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया, जो सफ़र को शॉर्टकट बना देते हैं। आज नवाज शरीफ साहब को जो पीपल्स पार्टी बहुत प्यारी है, इसी पीपल्स पार्टी का माजी में ये दावा था बाकायदा कि नवाज शरीफ के हकीकी अबू जान तो मियाँ शरीफ हैं, लेकिन सियासी वालिद जनरल जिलानी और जनरल ज़ियाउल हक हैं। कड़वा है मगर सच है, और सच तो अक्सर कड़वा ही होता है कि अपने इन्हीं सियासी उस्तादों के कसीदे पढ़कर नवाज शरीफ ऐवान इक़्तिदार में पहुँचने में कामयाब हुए। अच्छा जी, इक़्तिदार मिला, इख्तियार का नशा चढ़ा, तो फिर उनमें बादशाहियत जो है वो परवान चढ़ने लगी, बादशाहत परवान चढ़ने लगी। इक़्तिदार का नशा उनके हवासों पर सवार हो गया और मुखालिफिन कहते रहे कि उनकी गर्दन में सरिया आ गया है। वो तमाम इदारों को अपने मुफाद और मर्ज़ी के तहत चलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि निज़ाम उनके दरबार की बांदी हो,
चिड़िया भी उनकी मर्जी के खिलाफ पर ना मार सके। कभी वो नैब को चिड़िया समझते थे और उसके पर काटने की बातें किया करते थे। ये भी सच है कि जब जब नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आते थे तो कबाबी बन जाते थे, जिनके लिए मनपसंद खाने जहाज़ों पर लाए जाते थे। लेकिन जब इक़्तिदार छिन जाता तो फिर वही मियाँ साहब इनकलाबी बन जाते, बागियों जैसी बातें करते, दुश्मनों की ज़बान बोलते। अच्छा, अगर अब ज़रा सुनिएगा, अगर नवाज शरीफ साहब की पूरी सियासत को 2 लफ्ज़ों में बयान करना हो तो 2 लफ्ज़ हैं। पहला लफ्ज़ कबाबी और दूसरा लफ्ज़ इनकलाबी। यानी जब जब मियाँ साहब इक़्तिदार में तो कबाबी, और जब इक़्तिदार से बाहर, इक़्तिदार के बाद तो फिर इनकलाबी। अब आजकल तो खैर वो फरारी भी हैं और इश्तिहारी भी बने हुए हैं। आपको याद होगा नाज़रीन, जब मियाँ साहब की हुकूमत को गैर आइनी तरीके से गिराया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हुकूमत को बहाल किया था। उस वक्त अदलिया और मोअज़्ज़िज़ जजेस की तारीफ़ों के पुल बांधते नहीं थकते थे, क्योंकि मनपसंद फैसला आया था। लेकिन फिर दुनिया ने ये मंज़र देखा, ये मंज़र भी देखा कि जब चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने नवाज शरीफ की जो बादशाहत है उसके आगे झुकने से बाकायदा इनकार किया, नवाज शरीफ की बादशाहत के आगे झुकने से इनकार किया, तो उनके दरबारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत पर हमला आवर हो गए। क्योंकि बादशाह सलामत की तौहीन आखिर कैसे बर्दाश्त हो सकती थी? उन्हें कैसी अदलिया चाहिए थी? ज़रा ये शहबाज शरीफ का क्लिप देखिए, सब वाजे हो जाएगा। आपने नाजरीन, यानी जब ये लोग इक़्तिदार में होते हैं तब ये अदालतों पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं, ये आपने देख लिया। यानी अपनी मर्जी के फैसले ये किस तरह से लिया करते थे, कौम इससे अच्छी तरह से वाकिफ़ है। और जब अदालतें खुद मुख्तार होकर बाइख्तियार होकर फैसले करें तो ये उनको गवारा नहीं है, इन्हें गवारा नहीं है। फिर अदालतें क्या, कौमी सलामती के इदारे क्या, इन्हें कुछ भी एक आंख निभाता। फिर ये मुल्क भी निभाता जिसने इन्हें 3 बार वज़ीर आज़म बनाया, मजाक नहीं है। जहाँ इन्होंने अपनी मिलों की, कारोबार की, सनतों की बाकायदा एम्पायर खड़ी कर ली अपने फ़ायदे के लिए। ये 2 कौमी नज़रिए की नफ़ी करने से भी बाज नहीं आते। हालांकि इनको पाकिस्तानी अवाम और इस मुल्क का फ़ायदा एहसानमंद होना चाहिए था, लेकिन इनका रवैया भी इसी एहसान फरामोश जो बादशाह की मैंने आपको कहानी सुनाई उस जैसा। ये नवाज शरीफ का ज़रा क्लिप देखिएगा जी। तो सुना आपने नाजरीन, नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक लकीर का फ़र्क है, यानी बॉर्डर की लकीर ने जुदा करके रखा है, वरना हमारा कल्चर एक ही है, हम एक ही खुदा को मानते हैं। अभी नवाज शरीफ साहब जो बात कह रहे हैं वो दरअसल 2 कौमी नज़रिए की नफ़ी है, वाज़े। देखें ज़रा, दोबारा सुनिएगा ज़रा। ये वही 2 कौमी नज़रिया जिसकी खातिर लाखों जानों ने कुर्बानी दी, माएँ बहनें, उनकी इज़्ज़तें पामाल हुई। नवाज शरीफ साहब उसी 2 कौमी नज़रिए को नहीं मानते। आखिर क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो सिर्फ एक नज़रिए को जानते हैं और वो है नज़रिया ज़रूरत। नज़रिया ज़रूरत। नवाज शरीफ साफ साफ कहते हैं कि कारगिल में पाकिस्तानी फ़ौज ने भारत की कमर में छुरी घोंपी, इन्हें इस पर एतमाद में नहीं लिया गया था। अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये कुछ दिन पहले क्या कह रहे थे, क्या फरमा रहे थे नवाज शरीफ साहब को याद होगा कि ये जो टोमाहॉक नामी मिज़ाइल है इन्होंने सही सालिम हालत में पकड़ा और उसके ज़रिए अपनी अकल लड़ाते अपने मिज़ाइल बना लिए और मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। नवाज शरीफ साहब मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाने का क्रेडिट ले रहे थे। आप फ़ौज और मुल्क की तस्दीक का क्रेडिट भी अपने सर ले लेना। आपने मुल्की इदारों को हमेशा कमज़ोर करने की कोशिश की, आपने मुल्क को नाकाबिल तस्खीर नहीं बल्कि काबिल तस्खीर बनाने की भरपूर कोशिशें की। अब नाज़रीन, क्लिप इसलिए दिखाया कि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि नवाज शरीफ मुल्की इदारों से अपने पाँव तले रोंदना चाहते हैं, और फिर जब बात होती है इंतखाबात की तो इन्हीं मुल्की इदारों से पता नहीं किस मुँह से ये मदद मांगने आ जाते हैं। ज़रा ये क्लिप भी देखिएगा। अच्छा, आपने इनके अल्फाज ज़रा गौर से सुने नाजरीन। अब ये नवाज शरीफ साहब किसको कह रहे हैं कि मुझे ज़्यादा अक्सरियत चाहिए, मखलूत हुकूमत बहुत कमज़ोर होती है, इन्हें इतनी अक्सरियत दी जाए कि ये अकेले हुकूमत बना सकें। आखिर ये क्या ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, सिलेक्टर। ये किस सिलेक्टर को कह रहे हैं? मेरी बात पे गौर कीजिए, ये किस सिलेक्टर से मुखातिब हैं, किससे कह रहे हैं? आप तो वोट को इज्जत दो की बात करते हैं ना नवाज शरीफ साहब, तो ये फिर आप किससे मदद के मांग रहे हैं कि जी वोट को इज्जत दे रहे हैं मदद मांग के? यानी हम ये समझें ये मदद भी उस वक्त मांगी गई जब वोट डाले जा चुके थे। ज़रा गौर कीजिए मेरे अल्फाज पे, यानी वोट डाले जा चुके थे, गिनती हो रही थी, नताई जा रहे थे। ऐसे में कि किससे मदद मांग रहे हैं और क्यों? बात शीशे की तरह साफ है, जब इक़्तिदार हो तो सब अच्छा, और इक़्तिदार नहीं होता
तो इन इदारों के खिलाफ ज़बान दराजी पे उतर आते हैं, जो मुंह में आता है बोलते चले जाते हैं बगैर सोचे बगैर समझे। और जब फैसले खिलाफ हों तो जजेस में ये क्या कहते हैं, बुग्स भी आ जाता है। देखिएगा ज़रा आगे क्या फरमा रहे हैं। अब पैनामा में आपकी चोरी पकड़ी गई, इस पर अगर जजेस कहते कि नवाज शरीफ साहब आपने मुल्क को लूट कर कौम की बहुत खिदमत की है और आपको इनाम के तौर पर एक बार फिर इक़्तिदार मिलना चाहिए, आप सादिक और अमीन हैं, तो अदालत यकीन जानिए नाजरीन इनके लिए बहुत मौजूद होती, बड़ी आइडियल होती, बड़ी परफेक्ट होती। तब मौजूद जजेस के दिल आपको लेकर बहुत साफ होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप बैरूने मुल्क जायदादों का हिसाब नहीं दे सके, मनी ट्रेल नहीं दे सके, फैसला आपके खिलाफ आया तो मौजूद जजेस के दिल साफ तो ना हुए गए, क्योंकि फैसला जो आपके खिलाफ आया और जो आपके खिलाफ फैसला देगा उसका दिल तो जी साफ हो ही नहीं सकता, उसके दिल में तो बुग्ज ही होगा क्योंकि आपके खिलाफ फैसला आया। क्या मनता क्या आपके नवाज शरीफ साहब? नवाज शरीफ जो इदारों के खिलाफ जहर उगलते नहीं थकते हैं, उनके दरबारी भी उन्हीं की ज़बान बोलते नजर आते हैं। ये ज़रा तलाल चौधरी साहब का क्लिप चलाइएगा। देखा आपने, देखा वही बादशाहों वाली सोच। अब कोई तलाल चौधरी साहब से पूछे कि ये कोई नून लीग की तंजीम साजी थोड़ी है, ये तो सिस्टम है, तरीक़ाकार है, कोई तंजीम साजी नहीं है। नवाज शरीफ से ऐसे कह रहे हैं जैसे वो हाथ में तलवार पकड़कर कहीं से आ जाएंगे और अपने खिलाफ फैसला सुनाने वालों को निकाल बाहर करेंगे कि निकलो बाहर, जरूरत कैसी मेरे खिलाफ फैसला देने की। ये होते हैं शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, जो अपने आकाओं को खुश करने के चक्कर में दारों को मुतनाज़ बनाने का मुल्क दुश्मन एजेंडा शुरू कर दे। चौधरी साहब आप ऐसे सिर्फ तंजीम साजी किया करें, वैसे सही से आपसे वो भी नहीं होती। तंजीम साजी बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, हड्डियाँ पसलियाँ तुड़वानी पड़ती हैं, फिर होती है तंजीम साजी। चले आगे चलते हैं। यानी इन्हें अपने खिलाफ फैसला देने वाले जजेस याद है नाजरीन, वो जजेस इनको याद नहीं है जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिया और छुट्टी वाले दिन भी अदालत लगाकर इन लोगों को इंसाफ दिया। फिर आप कैसे ही कह सकते हैं कि ये अदालतें इंसाफ नहीं देंगी? सच ये कि अदालतें इंसाफ करती हैं अगर आप उस मयार पर पूरा उतरते हो, उस स्टैंडर्ड पर पूरा उतरते हो, इंसाफ करती हैं। सर्टिफाइड जो चोर हैं उनको अदालत नहीं छोड़ सकती और ना सज़ा माफ़ कर सकती है। आप लोगों की ये जो आमिराना सोच है ना, या कह लें कि बादशाहों वाली सोच है, आप बजाय अपनी चोरी का हिसाब दें, आप उल्टा इदारों का हिसाब लेने की बात करते हैं। अजीब लोग हैं आप, कितना शर्मनाक खेल है ना नाजरीन ये जो खेलते चले आ रहे हैं। ये ज़रा निहाल हाशमी साहब का भी क्लिप देखिएगा। ये है नून लीग की इंसाफ पसंदी, ये है इनका इदारों का एहतराम, क्या कहते हैं, कानून का एहतराम। देखा आपने उसका मुंह बोलता सबूत, ये आपके सामने है। सच ये है कि जो इनसे हिसाब मांगे वो इनकी आंख का पत्थर बन जाता है। वो जमहूरियत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है इनके बकौल, और वो आइन से बगावत भी करता है इनके बकौल, क्योंकि नवाज शरीफ बादशाह सलामत और को बादशाह सलामत से हिसाब लेने की जुर्रत कैसे कर सकता है? हो सकती है किसी की जुर्रत के बादशाह सलामत से हिसाब लिया जाए कि क्यों, कैसे, ये किया, बताओ, हिसाब दो। लेकिन शुक्र है पाकिस्तान में बादशाहत नहीं है, जमहूरियत है। अब जो करतूत आप करेंगे एक दिन हिसाब तो देना पड़ेगा। या तो करतूत ही ना करें या फिर किए तो फिर भुगतें, हिसाब भी दें। और सच है कि नवाज शरीफ साहब की सोच ही दरबारियों का उड़ना बिछूना है। अगर दामन साफ हो ना तो हिसाब देने से कोई डर नहीं लगता, कोई नहीं डरता। अगर दामन साफ हो, शर्त ही है, और दामन करप्शन से दागदार हो तो फिर हिसाब नहीं, बाकायदा क्या कहते हैं, धमकियाँ, तड़ियाँ दी जाती हैं। ये ख्वाजा साद रफीक साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा ये भी सुन लीजिए, चलाइएगा क्लिप। ये कैसे लोहे के चने हैं जो एहतसाब की भट्टी में गिरकर खूब उछल कूद कर रहे हैं। अगर अब वाकई लोहे के चने हैं तो फिर लोहे के चने हैं, हिसाब से फिर डर कैसा, क्यों डर रहे हैं? फिर क्यों आप लंदन में बैठकर इदारों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं? पाक फौज पर कीचड़ उछालकर, अदालतों को मुतनाज़े बनाकर आप हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट क्यों मांगते हैं? ये तो सीधी मुल्क दुश्मनी है। बल्कि एहसान फरामोश बादशाह की, जो मैंने आपको अभी कहानी सुनाई थी प्रोग्राम के आगाज़ में, एहसान फरामोश बादशाह की तरह एहसान फरामोशी है। अगर आपने इदारों पर हमले वाला रवैया यकीन जानिए ना बदला तो आपके जो नजरिए है ना, उसका मूज़ और घोड़ा भी बिगड़ कर आपको गिरा सकता है। जैसे मैंने आपको बादशाह की कहानी सुनाई, जिसने मिस कर दी यूट्यूब पे प्रोग्राम देख लीजिएगा, वो बादशाह की कहानी आपके साथ वो हो सकता है नवाज शरीफ साहब, और आपको भी उसी एहसान फरामोश बादशाह की तरह खमियाजा भुगतना पड़ सकता है।
ये कुदरत के असूल हैं, इन्हें कोई बदल नहीं सकता। लेकिन ज़माना बदल चुका है, पाकिस्तान बदल चुका है। ये जो आप कर रहे हैं ना, अब मज़ीद ऐसे नहीं चलेगा। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आने के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब। वेलकम बैक नाजरीन। हम अपने प्रोग्राम में भारत का मकरू चेहरा आपके सामने दिखाते रहते हैं और हकीकत से आपको आगाह करते रहते हैं। इसी तरह मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोहित यूसुफ ने भी एक हिंदुस्तानी सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया। भारतीय दहशतगर्दी का पर्दा पूरी दुनिया के सामने चाक कर दिया। उन्होंने इंटरव्यू में वाजे कर दिया कि हिंदुस्तान की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। और मोहित यूसुफ ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के पास भारत की दहशतगर्दों को माली इमदाद फराहम करने, APS हमले के मास्टरमाइंड के हमले के वक्त भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से राब्ते, चाइनीज़ कॉन्सुलेट और स्टॉक एक्सचेंज हमले और अफगानिस्तान में TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग देने के सबूत भी मौजूद हैं। लेकिन अमन की खातिर पाकिस्तान इसके बावजूद मुज़ाकरात के लिए राज़ी है, लेकिन चंद शराइत पर। और शराइत क्या हैं, ज़रा सुनिएगा। मकबूजा कश्मीर के सियासी कैदियों की फौरी रिहाई, मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी फ़ौजी मुहासरे का खात्मा, मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब की तब्दीली के लागू कानून का खात्मा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का रोकना और पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी को रोकना। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, आपके इस इंटरव्यू ने पूरी दुनिया को बावर करवा दिया है कि भारत एक दहशतगर्द और इंतहा पसंद मुल्क है। लेकिन इसके बावजूद अगर भारत कश्मीरियों पर जुल्म रोक कर मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए तो मुज़ाकरात मुमकिन है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या आप भारत से कोई अच्छाई की तवक्को रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो मैं कह दूं कि मेरा इंटरव्यू नहीं, ये तो मेरा चेहरा था। लेकिन पाकिस्तान की रियासत एक मौक़िफ़ पे खड़ी है। अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि आज वो मौक़िफ़ सारों के सामने गया है। जहाँ तक तवक्को की बात है, देखिए, मेरा काम ये चीज़ देखना नहीं है कि दूसरी तरफ से कितनी तवक्को है या नहीं है। मेरा काम, मैंने आज इंटरव्यू में कहा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की स्पेस इंक्रीज करना है, वो उनको रूम प्रोवाइड करना है जिसमें वो जिस तरफ जाना चाहें वो जा सके। और उनकी हिदायत ये है कि अगर भारत जो है वो एक कदम लेगा तो हम दो लेंगे, क्योंकि हम अमन के पैरोकार हैं, खित्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमारा फोकस सोशल वेलफेयर पाकिस्तानी का, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। यही मैंने आज उनको बात बताई कि भाई मुझे ये बताएं, मेरे जैसे बैकग्राउंड का बंदा जिसका कोई ताल्लुक नहीं सियासत से, फौज से, वो यहाँ बैठा है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एजाज़ बख्शा है कि मैं वो पॉलिसी चला रहा हूँ। और आप जरा अपनी तरफ देख लें और उन मौसूफ का बैकग्राउंड देख लें तो आपको समझ आ जाती कौन सा मुल्क किस तरफ जा रहा है। और ये कोई मैं एक फर्द की बात नहीं कर रहा, मैं एक रियासती सोच की बात कर रहा हूँ। तो तवक्को रखना ना रखना एक बात है, हमने अपना मौक़िफ़ रखा है। उम्मीद यही है कि भारत इस लाइन पे आएगा ताकि हम मिल बैठ के मामलात को हल करके कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिलवा के आगे चल सके। ठीक है जी। अच्छा, हम भी आगे चलते हैं। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जी, आपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि पाकिस्तान के पास भारत के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के बाकायदा सबूत मौजूद हैं। तो क्या ये सबूत हम डॉक्टर साहब आलमी अदालत या कौम मुत्तहिदा में नहीं लेकर जा सकते? देखिए जी, इसके मरहले होते हैं और शायद हर फोरम पे ये बात होनी भी नहीं चाहिए। आज हमने आगाज़ तो कर दिया, बता दिया कि क्या है, और जो जो रास्ता है वो हमारा वजारत ख़ारजा इस पे काम करेगा, तमाम इदारे काम करेंगे इंशाल्लाह। फ़ैसला ये बिल्कुल आपके सामने वाज़े है कि ये एक तरफ़ा अब जो है ना नैरेटिव नहीं चलेगा दहशतगर्दी पे। ये नहीं हो सकता कि भारत झूठ मन गढ़ंत कहानियाँ दुनिया में ले जाए और जाके दुनिया को मनवाए और पाकिस्तान को जो है वो लान तान का निशाना बनाए। अब दुनिया को नजर आएगा कि भारत रोज क्या कर रहा है। ये वो भारत है जिससे कोई हमसाया भी बात करने को तैयार नहीं है और दुनिया को भी नजर आना शुरू हो गया है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि भारत के हाथ को छोटी सी चीज़ आ जाए, बल्कि झूठ पे मबनी चीज़ें, रिपोर्ट्स शाया करना शुरू कर देते, उनका मीडिया उसको उछालना शुरू कर देते, बाकायदा प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया जाता है। हमारे पास सबूत भी हैं, फिर भी हम ना लेके जाएं तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया होगा। अब FATF के मामले पर भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चलाता रहा, आपको पता है। कुछ रोज़ पहले एक अमरीकी रिपोर्ट में भी आई है जिसने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की है कि भारत दहशतगर्दों की मुआवनत करता है और माली मदद भी फराहम करता है। अब हमारे पास डॉक्टर साहब ये सबूत मौजूद है, सबूत। तो हम क्या ये तमाम चीज़ें FATF में ले जा रहे हैं, और अगर नहीं तो क्यों?
देखिए डॉक्टर साहब, मैंने आपको नहीं कहा ले जा रहे नहीं ले जा रहे, मैंने आपको कभी ये कायम नहीं ले जा रहे। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हर चीज़ के मराहिल होते हैं, एक ड्यू प्रोसेस होता है। कुछ चीज़ें कहीं पे जा सकती हैं, कुछ किसी और वेन्यू, किसी और प्लेटफॉर्म पे जा सकती हैं। ये तमाम इदारे हमारे इस पे काम कर रहे हैं। आपने आज देख लिया, हमने दो टोक अल्फाज में मौक़िफ़ सामने रखा है। जो प्रोसेस है, देखिए एक लॉ अबाइडिंग नेशन के तहत हम काम करेंगे। ये नहीं कि किसी ने इधर से आके पीछे से आके और एक ऐसा काम कर दिया जो लीगल नहीं था। जो हिंदुस्तान करता है बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबल रियासत के तौर पे फॉर्मली करेंगे। हमारे पास सबूत है, हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है और इंशाल्लाह अपने नेशनल इंटरेस्ट पे खड़े हैं सब। यानी आपकी बात से मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ, आपसे पूछ कर मैं कंक्लूड ये कर सकती हूँ कि यानी आपने कहा प्रोसेस है, प्रोसेस शुरू हो चुका है। अगर भारत सही तरीके से नहीं मानता, मुज़ाकरात के टेबल पर नहीं आता है, तो फिर आप ये ऑप्शंस अवेल कर सकते हैं। मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता जी, दिस इज नॉट फॉर मीडिया कंजम्पशन। अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि जी भारत अफगानिस्तान में भी दहशतगर्दों को माली मदद फराहम कर रहा है। क्या आने वाले वक्त में जब हम देख रहे हैं कि जी अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात के बाद इंट्रा अफगान डायलॉग की तरफ भी एक मस्बत फ़ज़ा है, कहीं भारत इसमें आपको लगता है कि खलल डालेगा? ऐसा तो नहीं डालेगा तो मार खाएगा जी, साफ सी बात है, क्योंकि इस वक्त तमाम ममालिक इस पे मुत्तफिक हैं। जी। पाकिस्तान क्या, अफगानिस्तान क्या और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स क्या, ईरान क्या, अमेरिका क्या, तो जो इसमें खलल डालने की कोशिश करेगा वो मुंह की खाएगा। ठीक है जी, मार खाएगा मुंह की खाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर अफगानिस्तान में जो मौजूद अफगान हुकूमत है ये ख़त्म हो जाती है और एक मखलूत हुकूमत आती है, तो फिर आप पाक अफगान जो ताल्लुकात हैं इनमें क्या कोई बड़ी तब्दीली एक्सपेक्ट करते हैं, देखते हैं? डॉक्टर साहबा, आज तो टॉपिक इंडिया था, मेरा ख्याल था ये इस पे जरा सोचो विचार बाद में करेंगे। बहरहाल हम अमन जी। के लिए कोशां हैं। जितनी मेहनत पाकिस्तान ने की है आज दुनिया उसको कबूल कर रही है और जो कुछ हम आगे कर सके करेंगे। हम बदकिस्मती से गारंटी नहीं कर सकते पीस को, वो तो अफगानिस्तान ने करना है। उनके तमाम तालिबान हुकूमत जो साथ मिल बैठ के बात कर रहे हैं, ये अब उनका फैसला है वो अफगानिस्तान को कहाँ ले जाना चाहते हैं। पाकिस्तान को हमेशा मददगार पाएंगे जब भी वो पाकिस्तान की मदद मांगेंगे। ठीक है जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर मोदी यूसुफ साहब मेरे साथ मौजूद थे। जाना है ब्रेक से वापसी पर मुलाकात होगी और बात करेंगे के इलेक्ट्रिक के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं इस हवाले से, और मेरे साथ मौजूद होंगे हाफिज़ नईम साहब ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। कराची की अगर मैं बात करूं, कराची में हीट वेव और एक बार फिर के इलेक्ट्रिक की हट धर्मी बरकरार, आवाम का जीना हो गया महाल। घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग और के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बादस्तूर सवाल निशान। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में सिंध में गैर एलानिया लोड शेडिंग के अस्कुद नोटिस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर एक बार फिर सख्त बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि कराची में बिजली की तकसीम मुंबई से कंट्रोल हो रही है और यूं लगता है कि आखिर में इस कंपनी के ताने बाने मुंबई से निकलेंगे। तमाम लोग आपस में मिले हुए हैं। के इलेक्ट्रिक का असल मालिक है कौन? कराची में हीट वेव चल रही है मगर बिजली नहीं होती। नेपरा मीटिंग शोर शराबे से ख़त्म करा दी जाती है। के इलेक्ट्रिक में चंद अफराद की खिचड़ी बनी हुई है। एक तरफ अदालत के सख्त रिमार्क्स नाजरीन, और दूसरी तरफ कल कराची के सारिफीन के लिए बिजली ₹2.89 तक महंगी कर दी गई। महंगी बिजली के बावजूद, अब अफसोस की बात है कि महंगी बिजली भी कर दी गई, लेकिन महंगी बिजली के बावजूद कराची के अवाम को बिजली की सख्त लोड शेडिंग का भी सामना है। के इलेक्ट्रिक ना सिंध हुकूमत की सुनती है ना ही विफाक की सुनती है। आखिर के इलेक्ट्रिक है किसके कंट्रोल में? असल मसला के इलेक्ट्रिक का है क्या? इन सवालात की गुत्थी को सुलझाने की मैं कोशिश करूंगी, सवालात का बॉल फेंकूंगी मोअज़्ज़िज़ मेहमान के कोर्ट में। मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ नईम साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, सिंध हुकूमत कुछ कहती है और विफाक कुछ और कहता है। ये दोनों हुकूमतें मिलकर के इलेक्ट्रिक के हवाले से कोई सख्त पॉलिसी आखिर क्यों नहीं बना पा रही? देखें, ये कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि इनको सहूलत ही पहुंचाने का काम करेंगे। उसकी वजह बहुत वाज़ेह है और मैं बार बार ये बात कर रहे हैं, और आज तो चीफ जस्टिस साहब ने तो बहुत वाशगाफ अंदाज में ये बात कह दी कि इसके असल मालिकान की तरफ तो जाइए कि ये हैं कौन। देखिए, 2009 में जब इसके शेयर ट्रांसफ़र हो रहे थे, और उस वक्त जो है वो अलजुमाया ग्रुप से केस पावर को, जिसमें अबराज ग्रुप भी है, जिसमें और बहुत सारे भी ग्रुप्स मौजूद हैं, उनकी तरफ इसको शिफ्ट किया जा रहा था, तो उस वक्त तकरीबन 31 अरब रुपए उस वक्त के लिहाज से लाइबिलिटी थी इन कंपनियों के ऊपर, जो इन्होंने अदा करने थे मुख्तलिफ महकमों को। उस वक्त 31 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने कमाल
और वो विफाक में भी सिंध हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी ही थी, तो इन्होंने अपने ऊपर ले लिए और इनके जो शेयर्स थे उनको ट्रांसफर कर दिया, गोया ये पैसे कराची के अवाम को भरने पड़े। यानी जो उनकी लायबिलिटी थी के इलेक्ट्रिक, एक प्राइवेट कंपनी की जो प्रॉफिट कमा रही थी, तो उसकी लायबिलिटी हमने अदा की थी। अब बिल्कुल यही केस पीटीआई दोहराने जा रही है और अब ये चाहते हैं कि ये शेयर जो है ट्रांसफर कर दिए जाएं किसी शंघाई को या किसी और कंपनी को, और जो इनकी सैकड़ों अरब रुपए की, अब ये लायबिलिटी जो है वो 200-300 अरब भी नहीं है, इससे भी ज्यादा है। और विफाक के इदारों को इन्होंने पैसे देने हैं, अवाम को पैसे देने हैं, क्लॉबैक के पैसे हमें 42 अरब रुपए देने हैं, और इन्होंने बहुत सारे फ्रॉड अलग किए हुए हैं। वो पैसे तो वो हैं कि जो वैसे खा गए हैं वो हमारे। तो बजाय इसके कि इनका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए, इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, इनको बिहाइंड द बार्स भेजा जाए, इनको फैसिलिटेट करने के लिए इमरान खान की ये हुकूमत, चूंकि इनके ताने बाने बने हुए हैं के इलेक्ट्रिक के साथ, अबराज ग्रुप इनकी फंडिंग करता रहा है। ताबिश गौहर को, जो कि बदतरीन सीईओ और चेयरमैन था के इलेक्ट्रिक का, जिसने हीट वेव दोबारा आई है ना अभी 2015 की हीट वेव में, यहाँ हजारों लोग मर गए थे और इन्होंने अपने ऑयल के प्लांट बंद रखे हुए थे, यही ताबिश गौहर थे। और यही ताबिश गौहर थे कि जिनकी वो ईमेल पकड़ी गई थी जिसमें इन्होंने कहा था कि जितना भी हो हमें इतनी रिकवरी चाहिए, आप ओवर बिलिंग करें। 18 महीने बाद नेपरा के पास ये रिपोर्ट आ गई थी। यही ताबिश गौहर थे कि जिन्होंने तेज मीटर जो है इंट्रोड्यूस कराए थे, जिसको पकड़ने वाला कोई इंडिपेंडेंट इदारा इस वक्त मौजूद नहीं है, वो इमरान खान की टीम का हिस्सा है। आरिफ नकवी, अबराज ग्रुप का फाउंडर और सीईओ, वो इमरान खान की टीम का हिस्सा, और इमरान खान बहुत ईमानदार हैं। कराची के ऊपर इन्होंने एक और बिजली बम गिरा दिया, बजाय इसके कि अभी तो वह जो 1100 अरब रुपए के पैकेज, उसकी जो है वो गूंज भी खत्म नहीं हुई थी, तो पहले भी कीमत बढ़ा दी और 2 रुपए 89 पैसे मजीद बढ़ा दी, जबकि नेपरा ने इनसे कहा था कि 2 महीने तक आप कीमत ना बढ़ाइए फ्यूल एडजस्टमेंट की। तो उन्होंने नेपरा के बावजूद इनकी मोहब्बत में बढ़ा दी और मजीद बढ़ाएंगे। तो ये एक तरफ टैरिफ बढ़ा करके इलेक्ट्रिक को फायदा पहुंचा रहे हैं और दूसरी तरफ इनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको क्लियर होना चाहिए पूरी कौम के सामने कि ये पीटीआई की हुकूमत उसी तर्ज अमल पे है जिस पे नून लीग थी, जिस पर पीपल्स पार्टी थी। इनमें कोई फर्क नहीं है। इनकी टीम वही है, इनके चोर वही हैं, इनके डाकू वही हैं। ठीक है हाफिज साहब, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, आप बहुत फ्लो में बोल रहे थे, मैं चाह रही थी कि आपके अंदर जो है आप बोलें, आपके आवाज नाज़रीन तक पहुंचे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आखिर ये जो इतने सख्त रिमार्क्स दिए हैं, आखिर के इलेक्ट्रिक पर किसका हाथ है? भी सवाल तो सबके जहनों में आता है ना कि किसका हाथ है जो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। यानी विफाक भी, सिंध भी, सब के सब एक के इलेक्ट्रिक के सामने इतने बेबस, इतने बेबस। देखें, 2 बातें हैं इसमें, एक इंटरनल प्रॉब्लम है और एक बाहर के हाथों का। तो जाहिर सी बात है ये काम अब सुप्रीम कोर्ट का ही है कि इसका ताक़ुब करें जी। आपको याद होगा कि ऑफशोर कंपनियों का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला और उस पर यह बहुत बात हुई कि ऑफशोर कंपनियां जो बनाकर लोग ये सब काम कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है पाकिस्तान के हक में। पता है चला कि ये जो इस वक्त के इलेक्ट्रिक की 64.6% शेयर होल्डर लोग हैं, इनमें कई कंपनियों का कंसोर्शियम है और इन्होंने इन कंपनियों को कैमन आइलैंड के अंदर जो है रजिस्टर्ड करा के रखा हुआ है। इसका एक सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि जब शेयर ट्रांसफर किए जाएंगे तो जो टैक्स हमें 25-26 अरब रुपए या 35-40 अरब रुपए पाकिस्तान को मिलना है वो नहीं मिलेगा, इसलिए कि जब ऑफशोर कंपनी कोई होती है तो उसमें वो टैक्स पाकिस्तान के पास नहीं आएगा। ये सब इतनी बड़ा डाका है कि जो ये हुकूमत मिलकर डालेगी इन लोगों के साथ, और पिछली हुकूमतें भी इसमें शामिल थी। इसी तरह कुछ लोग तो हैं जो अबराज ग्रुप में आरिफ नकवी टाइप के वो सामने आ गए कि जिन्होंने बिल गेट तक को नहीं छोड़ा और उसके भी $1 अरब के ऊपर कब्जा कर लिया, जिन पर जो है वो इंग्लैंड के अंदर हाउस अरेस्ट है, जिस पर दुबई की तारीख की सबसे बड़ी पेनल्टी लगी। और वही आरिफ नकवी इमरान खान की जो टीम थी, माशी टीम, उसके माहिर के तौर पर वो उसकी टीम का हिस्सा थे। तो आप इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब बताइए कि एक तो ये प्रॉब्लम है कि हमें पता नहीं है कौन लोग हैं, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि कौन अमेरिकी है, कौन भारतीय है, कौन रॉ का एजेंट है, जो हमें हमारा इस स्ट्रेटेजिक एसेट को, ये जो हम प्राइवेटाइजेशन, अंधी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बात करते हैं, इसीलिए करते हैं कि इसमें जो हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट होते हैं, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे वो पीआईए हो, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो या केईएससी इसका नाम था, इनको जब ऐसी कंपनियों के हवाले आप कर देते हैं तो ये लोग पाकिस्तान दुश्मनी भी कर सकते हैं। और वाकईतन इन हालात में हम देखते हैं कि जिस तरह ये हम पर अजाब मुसल्लत रखते हैं और जिस तरह हम पर ये मुतालबे करते रहते हैं और कराची का इमेज तबाह करते हैं, यानी पूरे पाकिस्तान में अब सूरत हाल इतनी खराब नहीं है जितनी अब कराची शहर की, ये प्राइवेट कंपनी होने के बावजूद खराब है। तो आप मुझे बताइए, एक तो बाहर का मसला आ गया, दूसरा मसला इंटरनल है। इसके इलेक्ट्रिक की इंतजामिया ने, जो इन अबराज ग्रुप और कैश पावर और मुख्तलिफ पावर्स पर मुश्तमिल है, इन लोगों ने ब्राइब किया है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को,
और ये चीजें अब कौम के सामने आई हैं। अच्छा हाफिज MQM साहब, और अच्छा हाफिज मुशर्रफ साहब एक साहब ने और पहली सवाल, ये मर्तबा देखिए बेचा था। ठीक है हाफिज साहब, जी पूरी दुनिया में सारिफिन के पास आपको पता है कि ऑप्शन मौजूद होते हैं, यानी एक से ज्यादा कंपनियां बिजली फराम करती हैं। अब यहाँ सिर्फ एक के इलेक्ट्रिक, ये भी सवाल है, आप ये मुतालिबा लेकर क्यों नहीं आवाज उठाते? और सिर्फ आवाज ना उठाएं ना, फिर इसको हल करवाएं, ये होता है ना आवाज उठाना। ठीक है, देखिए आवाज उठाने का ये फायदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाज में अब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की आवाज भी शामिल हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात, बिल्कुल कहीं कोई बात नहीं होती थी, तो आवाज उठाने से फायदा होता है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो बात यह है कि देखें हमारे पास इसका बड़ा सोल्यूशन है, मैं बहुत वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो नेपरा इसको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और टेक्निकल लोगों की मौजूदगी में इसको टेक ओवर करे, टेक ओवर करके इसका फॉरेंसिक ऑडिट करे। फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब ये होता है कि ईच एंड एवरीथिंग पिछले 15 साल की सामने आनी चाहिए। कौन कौन सी पार्टियों को कितने पैसे मिले, कितने भत्ताखोरों को, कितने दहशतगर्दों को आपने जो है वो इसका रिकवरी अफसर बनाया, कितने लोगों को इलेक्शन में फंड दिया, ये सब कौम के सामने आना चाहिए। और कितना जो है सिर्फ इस काम पे पैसा खर्च किया गया कि आप बड़े बड़े वकील रखकर अदालतों के अंदर इंसाफ को खरीदें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मसला है जो इनको स्टे ऑर्डर मिलते थे, जिसको चीफ जस्टिस ने कहा कि अब नहीं मिलेंगे। दूसरी बात यह कि इस फॉरेंसिक ऑडिट के साथ इसको कौमी तहवील में लेकर नेपरा फिर इसमें कंपनियों को इनवाइट करे। 51% शेयर्स गवर्नमेंट के होने चाहिए ताकि कोई हमें ब्लैकमेल ना कर सके, और इन 51% शेयर्स के अंदर 25% शेयर उस बाइख्तियार शहरी हुकूमत के होने चाहिए जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। कराची की हुकूमत, ये कराची का इदारा है, ये जो है वो बहुत पाकिस्तान बनने से पहले से चल रहा है। ये 80s में प्रॉफिटेबल था, ये 90s में प्रॉफिटेबल था, इसको बेच के खा गए ये लोग। 16 अरब रुपए खंभों की कीमत के बराबर में बेच दिया। ठीक है जी हाफिज नईम साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए हाफिज नईम साहब, जिन्होंने खुलकर अपनी राय का इजहार किया। और यकीनी तौर पर सवाल उठता है कि आखिर तमाम लोग क्यों बेबस हैं इसके इलेक्ट्रिक के सामने। और नाज़रीन, सुरों के बादशाह कह लें, सुरों के जादूगर कह लें, शहनशाह कवाली कह लें, मौसीकी के सुल्तान, क्लासिकल के सितारे, एक शख्सियत और इतने तारुफ, ये जिक्र है उनका जिनके बारे में कहा जाता है कि नुसरत सिर्फ एक ही था। जी, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की आज 72वीं सालगिरह है। इस पर रिपोर्ट देखिए, मत समझो हमने बुला दिया। और डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।